Hello students, welcome to our channel Nature Store. In today's class we are going to discuss CBSE practice paper 1. So आज की क्लास में हम इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर 1 क्लास 8 का है वो डिस्कस करेंगे. ओके सो अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है प्रैक्टिस पेपर की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. सो पीडीएफ को एक बार आप खुद से रीड करिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा. मॉडल वर्ब्स हैं, प्रेपोजिशंस हैं, अनसीन पैसेजेस हैं. ठीक है, सो सेक्शन ए से हम स्टार्ट करेंगे, देन सेक्शन बी एंड सेक्शन सी लिटरेचर का पार्ट भी हम सॉल्व करेंगे. बट लिटरेचर में हम क्वेश्चन आंसर नहीं, हम सॉल्व करेंगे जो आपके डिफिकल्ट स्टैंजाज होते हैं, सीन पैसेजेस होते हैं. ओके, ऑल राइट स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. Ants, often overlooked, are among the smallest yet wisest creatures. Observing their lives reveals astounding facts. Astounding means shocking facts. Okay, astounding का मतलब होता है shocking. Shocking facts about these industrious insects. Industrious का मतलब होता है hard working. ठीक है, industrious हम किसी person को अगर हम बोल रहे हैं that he is an industrious person, industrious girl, it means hard working girl. और हार्ड वर्किंग और हम डेलिजेंट भी बोल सकते हैं इसको. ठीक है, हार्ड वर्किंग और डेलिजेंट. दे कम्युनिकेट यूजिंग देयर एंटेने touching each other's feelers as they pass by. Ants live in a well-organized colonies in nest और ant hills. So ants जो हैं वो colonies में रहते हैं, nest और ant hills, consisting of numerous rooms and passages. वहाँ पर छोटे छोटे रूम्स होते हैं एंड पैसेजेस होते हैं. विद इन दीज नेस्ट देयर इज अ क्लियर डिविजन ऑफ लेबर. सो क्लियर डिविजन ऑफ लेबर हेयर मीन्स वर्क. तो यहाँ पे एंट्स जो हैं वो आपस में वर्क को डिवाइड कर लेती हैं कि पर्टिकुलर वर्क जो है वो कौन करेगा. नाउ द क्वीन लेज एग्स. सो क्वीन का वर्क होता है दैट शी विल ले एग्स. वर्कर गैदर फूड एंड टेंड टू द यंग. सो वर्कर्स जो होते हैं, वर्कर एंड, वो फूड कलेक्ट करते हैं एंड टेंड टू द यंग मीन्स केयर करते हैं यंग वंस की. एंड सोल्जर्स प्रोटेक्ट द कॉलोनी. कॉलोनी मीन्स जो ग्रुप है एंड्स का, वो पर्टिकुलर जो एंड्स होती हैं वो प्रोटेक्ट करती है, तो वो पर्टिकुलर एंड को हम सोल्जर्स एंड बोलते हैं. तो सोल्जर्स प्रोटेक्ट द कॉलोनी. इंटरेस्टिंगली एंड्स ऑल्सो को एग्जिस्ट विद अदर क्रीचर्स. सो वो बाकी क्रीचर्स के साथ भी को एग्जिस्ट कर लेते हैं, लाइक बीटल्स एंड ग्रीन फ्लाइज. latter being milked for honeydew nectar. This symbiotic relationship highlights ants' advanced social structure and efficiency. कि कितनी efficient होती हैं और कितना ही social creature हैं ant. Their community life marked by hard work. So again hard work, industrious हमने यूज़ किया था ना. So उनकी जो लाइफ है वो हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी से फुलफिल रहती है. ऑफर्स वैल्यूएबल लेसन्स फॉर ह्यूमन सोसाइटी. सो आंट्स से हम ये सीख सकते हैं कि आंट्स जो होती हैं वो हार्ड वर्किंग होती है, डिसिप्लिन्ड होती हैं एंड लॉयल होती हैं. ओके, नाउ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, पैसेज के अकॉर्डिंग आपको उनके आंसर देने हैं. सो फर्स्ट इज व्हाट डू एंट्स यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. तो एंट्स क्या यूज करती हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट, बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए. सो देयर एंटेने. सो अभी हमने यहाँ पर रीड किया था, यूजिंग देयर एंटेने दे कम्युनिकेट. ओके, सो देयर एंटेने फर्स्ट का सी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट इज वेयर डू एंट्स टिपिकली लिव. सो एंट्स कहाँ रहती हैं, इन नेस्ट और एंट हिल्स. तो अभी हमने पैसेज में रीड किया था दैट कॉलोनीज इन नेस्ट और एंट हिल्स. ओके, सो इन नेस्ट और एंट हिल्स, सेकेंड का बी ऑप्शन. Now third is the primary role of worker ants in the colony is to. So जो worker ants होती हैं उनका primary role क्या होता है, basic role क्या होता है, वो क्या करते हैं. They gather food and care for the young. So young ones की वो care करते हैं और food collect करते हैं. So third का B part. Now next is ants allow other creatures like green flies to live in their nest. So ants जो हैं वो allow करते हैं ग्रीन फ्लाइज को या बीटल्स को अपने नेस्ट में रहने के लिए. तो क्या रीज़न है उसका, टू मिल्क देम फॉर हनी ड्यू. ओके, ऑप्शन बी. तो अभी हमने यहाँ रीड किया था लेटर बीइंग मिल्क्ड फॉर हनी ड्यू.
Okay. Now next is according to the passage what can humans learn from ants? So हम क्या learn कर सकते हैं ant से? सो एंड्स जो होती हैं वो हार्ड वर्किंग होती हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, ठीक है, लॉयल हैं। सो ये सारी क्वालिटीज़ हम एंड से सीख सकते हैं। सो द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, ठीक है। सो वट कैन ह्यूमन्स लर्न फ्रॉम एंड्स? वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, ऑप्शन सी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको फर्स्ट पैसेज में कोई डाउट नहीं होगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन। Read the passage carefully. Mr. Alok and Mr. Bridge are neighbors and apple farmers in green meadows. Mr. Alok uses natural farming methods for his apples and sells them at a higher price of rupees 220 per kg. Mr. Bridge uses chemicals to grow more apples and sell them for rupees 180 per kg. So Mr. Alok जो हैं ही यूजेस नेचुरल फार्मिंग मेथड्स, तो वो नेचुरल मेथड यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स नो केमिकल। सो कोई केमिकल नहीं है, ऑर्गेनिक मेथड है, नेचुरल मेथड है। बट ऑन द अदर हैंड मिस्टर ब्रिज यूजेस केमिकल्स। सो मिस्टर ब्रिज केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं टू ग्रो मोर एप्पल्स, ताकि जो एप्पल्स हैं वो जल्दी जल्दी ग्रो हों और वो अपने एप्पल्स को जो मिस्टर आलोक हैं उनके एप्पल से उनका प्राइस कम है, 180 पर केजी वो अपने एप्पल्स को सेल कर रहे हैं। Although Mr. Bridge grows more apples, Mr. Alok's apples are preferred by some people. बट कुछ लोग हैं जो मिस्टर आलोक के एप्पल्स को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो वो क्यों देते हैं? क्योंकि उसमें कोई केमिकल नहीं होता, वो नेचुरल फार्मिंग से प्रोड्यूस किए हैं। बिकॉज दे आर ऑर्गेनिक। At the end of the season, Mr. Alok made rupees 1.1 lakh while Mr. Bridge made rupees 1.32 lakh. Okay, so at the end of the season, Mr. Alok जो हैं वो 1.1 लाख अर्न करते हैं और Mr. Bridge 1.32 लाख। So it shows, ये क्या शो करता है कि that their choices shows the balance between making money, कि इनका बैलेंस देखो मनी अर्न करने में कितना है। तो प्राइमरी फोकस जो है मिस्टर आलोक का वो है नेचुरल मेथड। इससे क्या हो रहा है, हमारी अर्थ जो है, हमारी मदर अर्थ जो है, उनको कुछ हार्म नहीं पहुंच रहा। ओके, सो फार्मिंग इन अ वे दैट इज अ गुड फॉर द अर्थ। तो ये उनकी चॉइसेस है। मिस्टर आलोक अलग मेथड यूज कर रहे हैं, मिस्टर ब्रिज केमिकल्स वाले मेथड को यूज कर रहे हैं। सो इट शो देयर चॉइसेस शोज द बैलेंस बिटवीन द मेकिंग मनी एंड फार्मिंग इन अ वे दैट इज गुड फॉर द अर्थ। ओके, सो मिस्टर ब्रिज के जो मेथड हैं केमिकल वाले, दैट इज़ नॉट गुड फॉर दी अर्थ, वो अर्थ के लिए तो अच्छा नहीं है। और मिस्टर आलोक जो यूज़ कर रहे हैं वो तो नेचुरल मेथड यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट प्राइस डज मिस्टर ब्रिज सेट फॉर हिज एप्पल्स पर केजी? सो ये तो इजी क्वेश्चन है। मिस्टर ब्रिज ने क्या फिक्स किया है प्राइस? मिस्टर ब्रिज का प्राइस था 180 per kg. Okay, option B correct. Now next is Mr. Alok sells his organic apples at a price of dash per kg, which is approx 20% higher than the price of Mr. Brid's apple. So देखो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी। मिस्टर आलोक सेल्स हिज ऑर्गेनिक एप्पल्स एट अ प्राइस ऑफ डैश पर केजी, तो वो कितने में प्राइस में बेच रहे थे? 220 में, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज 220। अब देखो इन्होंने एक लाइन ऐड करी है विच इज अप्रॉक्स 20% हायर देन द प्राइस ऑफ मिस्टर ब्रिट्स एप्पल। सो जब आपको डायरेक्टली मेंशन किया है 220, तो ये तुम देखने की ज़रूरत ही नहीं कि 20% हायर है या कम है, ठीक है। तो ऑप्शन इज 220। बट एक बार हम फिर भी चेक कर लेते हैं। देखो 220 इन्होंने बोला है और जो ब्रिज के एप्पल्स थे मिस्टर ब्रिज के वो 180 के थे, ठीक है। अब इन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना होता है? 220 में से 180 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 40, ठीक है। अब 40 है क्योंकि इन्होंने 20% हायर बोला है, वो भी अप्रॉक्स, एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रॉक्स। सो 40 अपॉन में मिस्टर आलोक के तो 220 थे, बट हमने ब्रिज मिस्टर ब्रिज के एप्पल्स के साथ कंपेयर किया, तो 40 अपॉन में 180 इंटू में 100। अगर हम ये करेंगे तो कट हो जाएगा 20, देन 9, वी हैव 200 डिवाइडेड बाय 9। अब 200 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 22.2
2 आएगा। तो ये आपका एक तरीके से 20% है, अप्रॉक्स उन्होंने दिए हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें नहीं देखनी है, आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट इज हाउ मच मोर डज मिस्टर ब्रिज अर्न कंपेयर टू मिस्टर आलोक। तो अगर हम कंपेयर करें दोनों के अर्निंग्स पे, तो हमें क्या मेंशन किया था, 1.1 लाख मिस्टर आलोक अर्न करते हैं, 1.32 लाख मिस्टर ब्रिज अर्न करते हैं, ठीक है। तो 1.32 लाख का मतलब हो गया दिस, एंड 1.1 लाख का मतलब हो गया, देखो 1.1 लाख है बट हम इसको कैसे लेते हैं, 1 पॉइंट दिस, ओके, 1,10,000। अगर हम इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 22,000 का डिफरेंस आएगा। सो 22,000। अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आता तो 1.32 में से आप 1.1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 0.22, तो वो 0.22 22,000 होएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन डिफरेंस इन फार्मिंग मेथड्स बिटवीन मिस्टर आलोक एंड मिस्टर ब्रिज। तो दोनों के बीच में, दोनों की फार्मिंग में मेजर डिफरेंस क्या था, सो एक ही मेन डिफरेंस था, वो ये था कि मिस्टर आलोक तो ऑर्गेनिक मेथड यूज कर रहे हैं एंड मिस्टर ब्रिज ही इज यूजिंग केमिकल, केमिकल बेस्ड मेथड। बिल्कुल अपने एप्पल्स को ज़्यादा ग्रो करने के लिए वो केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं। सो मिस्टर आलोक एम्प्लॉयज केमिकल फर्टिलाइजर, नो। Mr. Alok uses more water, no. Mr. Bridge uses traditional method, no. Mr. Bridge's farming relies on chemical, पूरी की पूरी डिपेंड थी केमिकल्स पर। सो ऑप्शन नेक्स्ट इज what might be a reason that some people prefer Mr. Alok's apple. सो कुछ लोग मिस्टर आलोक के एप्पल्स को परचेज कर रहे थे, क्यों, बिकॉज दे आर ऑर्गेनिक, वो ऑर्गेनिक थे। ऑर्गेनिक मीन्स नेचुरल मेथड जो था वो यूज किया गया था, सो दे आर ऑर्गेनिक। ऑल राइट स्टूडेंट, आई होप आपको सेकेंड पैसेज भी समझ आ गया होगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड फिल द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। अब आपको आर्टिकल्स यूज करने हैं, ठीक है। फिक्स्ड, जब भी फिक्स्ड चीजें होती हैं तो फिक्स्ड के लिए जो हम आर्टिकल्स यूज करते हैं वो होता है द, ठीक है। एंड काउंटेबल चीज है और सिंगुलर है तो हम यूज करते हैं ए, एंड जब भी वॉल होता है तो हम यूज करते हैं एन, ठीक है। तो ये तो आपके आर्टिकल्स में डिफरेंसेस होते हैं। सो लास्ट वीकेंड आई वेंट टू डैश पार्क नियर माई हाउस। सो अब यहाँ पर कोई भी पार्क नहीं है, हमने फिक्स्ड कर दिया पार्क को, दैट इज नियर माई हाउस। सो जब भी कोई चीज़ फिक्स्ड हो जाती है, डेफिनेट हो जाती है, तो हम यूज करते हैं द। ओके, लास्ट वीकेंड आई वेंट टू द पार्क नियर माई हाउस, इट वॉज अर्ली इन द मॉर्निंग एंड sun was shining brightly. So sun तो definite है, एक ही है। The sun was shining brightly. On my way, I met dash old friend from school. Old friend है, देखो old friend o, o आपका wall है तो wall के लिए हम use करते हैं n. We decided to take walk around the lake. तो walk around the lake normal है, to take a walk around the lake. During our walk we saw dash eagle, e आपका वॉल है अगेन तो एन, एन ईगल soaring high in the sky. It was a peaceful and refreshing morning. ओके, सो जब भी आपको लगे कि कोई फिलअप में कोई आर्टिकल नहीं आ रहा, मतलब कि कोई भी आर्टिकल द ए एन नहीं आना, तो आप यूज कर सकते हैं क्रॉस का सिंबल। इट मीन्स आप ऑप्शन डी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ऑप्शन डी कहीं यूज नहीं हो रहा, यहाँ पर आर्टिकल्स सब में आ रहे हैं। ओके, ऑल राइट स्टूडेंट, आई होप आपको क्वेश्चन फिफ्थ समझ आ गया होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होंगे। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन सिक्स्थ। क्वेश्चन सिक्स आपका मॉडल वर्ब, मॉडल पर बेस्ड है। फर्स्ट इज यू डैश वेयर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइसिकल फॉर सेफ्टी, ठीक है। सो शुड एंड मस्ट में से आपको चूज करना है कि कौन सा मॉडल वर्ब करेक्ट होगा, ठीक है। यू डैश वेयर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइसिकल फॉर सेफ्टी, देखो शुड एंड मस्ट में, यहाँ पर देखो शुड वर्सेस मस्ट, ठीक है। ये एस एम लिखा है, एस स्टैंड फॉर शुड, समझ जाना, एंड मस्ट एम स्टैंड फॉर मस्ट, ओके। सो एस एंड वी, शुड एंड मस्ट में अगर हम डिफरेंस समझें तो शुड एंड मस्ट दोनों ही एक्शन के लिए तो यूज़ होते हैं,
रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी यूज़ होते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर कोई ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, इसके लिए हम शुड एंड मस्ट का तो यूज़ करते हैं। शुड में, इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि शुड जो होता है वो रिकमेंडेशन होता है, कि किसी ने आपको रिकमेंड किया कि यू शुड ट्राई दिस, आपको ये चीज़ करनी चाहिए, आपको ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए। तो रिकमेंडेशन हो तो आप यूज़ करते हैं शुड का, बट मस्ट का यूज़ होता है रिकमेंडेशन के लिए नहीं। मस्ट का यूज़ होता है जब कोई भी चीज़ आपके लिए कंपल्सरी हो जाती है, ठीक है। तो कंपल्शन के लिए या कंपल्सरी होती है या फिर नेसेसरी हो जाती है। इट मीन्स यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। व्हेन वी हैव नो ऑल्टरनेटिव देन वी हैव टू यूज़ मस्ट। जब आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपके लिए वो चीज़ें कंपल्शन है, नेसेसरी हैं, देन आपको यूज़ करना होता है मस्ट का, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है शुड एंड मस्ट में। तो अब इसी पर बेस्ड आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, यू डैश वेयर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइसिकल फॉर सेफ्टी। तो अगर यहाँ पर सिर्फ सेंटेंस होता यू डैश वेयर अ हेलमेट, इट मीन्स कि किसी ने रिकमेंडेशन दी है दैट यू शुड वेयर अ हेलमेट, आपको हेलमेट पहनना चाहिए। बट यहाँ पर एक चीज़ और ऐड ऑन हो गई, दैट वाइल राइडिंग अ बाइसिकल फॉर सेफ्टी, साइकिल चलाते वक्त अपनी सेफ्टी के लिए आपको हेलमेट वेयर करना चाहिए, नहीं, आपको हेलमेट वेयर करना ही है, मस्ट। तो मस्ट में होता है कंपल्शन, नेसेसरी, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, अदरवाइज आपकी चोट लग सकती है, ठीक है। सो मस्ट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर ए पार्ट। ए पार्ट के लिए मस्ट करेक्ट है, ठीक है। सो वी मस्ट वेयर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइसिकल फॉर सेफ्टी। अब सेकेंड देखो, डैश में स्लैश माइट आई आस्क अ क्वेश्चन। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आए परमिशन के लिए, आप किसी से परमिशन ले रहे हैं ना कि मे आई आस्क अ क्वेश्चन, तो परमिशन के लिए हमेशा यूज़ करते हैं मे का। माइट में पॉसिबिलिटीज़ बहुत लेस होती हैं, तो यहाँ पर करेक्ट है मे। यहाँ पर वैसे भी माइट का कोई यूज़ नहीं था। सी पार्ट, वी डैश हैव गॉन टू द बीच बट इट स्टार्टेड रेनिंग। अब कुड हैव, वुड हैव, देखो दोनों में बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है, तो कुड हैव भी आ सकता है यहाँ पर, वुड हैव भी। तो जैसे फर्स्ट कंफ्यूजिंग था, तो सी पार्ट भी कंफ्यूजन वाला ही है, इसको समझेंगे यहाँ पे। इससे पहले आपको समझना होगा कुड हैव एंड वुड हैव में डिफरेंस क्या है। कुड हैव शो करता है, देखो कुड हैव वुड हैव दोनों ही पास्ट के हैं, पास्ट के एक्शन डिस्क्राइब करते हैं, बट कुड हैव में पास्ट की पॉसिबिलिटी होती है एंड वुड हैव में पास्ट की सर्टेनिटी होती है। सर्टेनिटी में क्या होता है, जब आप 100% श्योर होते हो, श्योरिटी होती है कि हम बिल्कुल सब कुछ प्लान था, बट अगर ये चीज़ नहीं होती या ये चीज़ ऐड ऑन हो जाती तो मेरे इतने नंबर आ जाते या हम वहाँ चले जाते। श्योरिटी होती है जब आपको 100% श्योरिटी होती है कि इस रीज़न, ये अगर एक रीज़न नहीं होता तो वो चीज़ कंप्लीट हो चुकी होती, क्योंकि ये पास्ट की बातें हैं। और पॉसिबिलिटी में क्या होता है कि हम पास्ट की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि इस रीज़न की, अगर ये रीज़न नहीं होता तो ये चीज़ पॉसिबल थी, अदरवाइज़ ये चीज़ पॉसिबल हो जाती, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी में कुड हैव, सर्टेनिटी में वुड हैव, ये अभी हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। देन कुड हैव एंड वुड हैव में ये तो फर्स्ट यूज़ था। सेकेंड यूज़ होता है आपका पास्ट एक्शन शो करते हैं, तो इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ, दोनों ही पास्ट एक्शन शो कर रहे हैं। थर्ड जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि कुड हैव आपको क्रिटिसाइजिंग वे में एक्सप्लेन करेगा सेंटेंस को, मतलब टोन ऑफ क्रिटिसिज्म होगी, क्रिटिसाइज करना किसी की, ठीक है। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है किसी में कमियां निकालना, किसी की आलोचना करना टाइप्स, ठीक है। वुड हैव में टोन ऑफ डिज़ायर होता है, तो जब भी डिज़ायर की बात आएगी तो आपको यूज़ करना है वुड हैव, एंड क्रिटिसिज्म होगा, आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो कुड हैव का। अब देखो एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में आपको गिवन है, फर्स्ट है, इफ़ आई हैड वर्कड हार्डर आई कुड हैव गॉटन अ प्रमोशन। कुड हैव पॉसिबिलिटी थी ना, अगर आप हार्ड वर्क करते तो प्रमोशन मिलता, बट ये पॉसिबिलिटी थी, सर्टेनिटी थोड़ी, यहाँ लिखा थोड़ा एक श्योरिटी थोड़ी दी है कि प्रमोशन मिल ही जाता, बट ये पॉसिबिलिटी थी, ठीक है। तो मे बी आई गेट अ प्रमोशन, आई वुड गेट अ प्रमोशन, बट मे बी नॉट, बट मिला नहीं, ये पास्ट की ही पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है कुड हैव। नाउ नेक्स्ट इज, आई गॉट अ 68
on the test, if I had gotten 2 more points I would have passed. देखो इसमें श्योरिटी है, आपके 68 मार्क्स आए, अगर 2 more मार्क्स 2 more पॉइंट्स ऐड ऑन हो जाते तो आप पास हो जाते। तो अब सर्टेनिटी कैसी है, इसका मतलब 70 मार्क्स जो थे वो पास मार्क्स थे, 68 आए हैं आपके, अगर 2 more मार्क्स ऐड ऑन हो जाते तो आप पास हो जाते। आई वुड हैव पास, सर्टेनिटी, ये तो सर्टेनिटी है, 68 में 2 ऐड होगा, 70 पास मार्क्स ही तो बनेंगे। तो जब भी सर्टेनिटी हो, श्योरिटी हो कि सब कुछ रेडी था, इस वजह से ये चीज़ नहीं हो पाई, तो आप यूज़ करेंगे वुड हैव का। ठीक है, 2 पॉइंट्स ऐड ऑन हो जाते यानी कि आप पास हो जाते। तो ये तो सर्टेन था कि आप पास ही हो जाते। ठीक है, तो सर्टेनिटी में आप यूज़ करेंगे वुड हैव एंड पॉसिबिलिटी में कुड हैव। ओके, सो डी पार्ट है आपका, वी डैश हैव गॉन टू द बीच बट इट स्टार्टेड रेनिंग। सब कुछ प्लान ही तो था, आप रेडी थे बीच में जाने के लिए, बट बारिश हो पड़ी सडनली, तो बट इट स्टार्टेड रेनिंग, तो वी वुड हैव गॉन, हम चले जाते, वी वुड हैव गॉन टू द बीच बट इट स्टार्टेड रेनिंग। सब कुछ प्लान था बट बारिश की वजह से वो चीज़ कैंसल्ड हो गई, तो वुड इज़ द करेक्ट। वी डैश कंप्लीट आर प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। देखो मस्ट एंड नीड टू, अगर ये सेंटेंस होता वी डैश कंप्लीट आर प्रोजेक्ट, कि हमें ज़रूरत है अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की, हम यूज़ करते वी नीड टू कंप्लीट आर प्रोजेक्ट। ठीक है, बट यहाँ पर मस्ट भी है और यहाँ पर एड ऑन हो गया नेक्स्ट वीक, कि आपको नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट करना है। इट मीन्स कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, नेक्स्ट वीक के बाद अगर दोगे तो हो सकता है आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट ना हो, यानी आपके मार्क्स डिडक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक आ गया तो ये कंपल्शन हो गया अब आपके लिए, तो आपने यूज़ करना है मस्ट का, वी मस्ट कंप्लीट आर प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। ठीक है, ई पार्ट, डैश आई यूज़ योर फ़ोन टू मेक अ क्विक कॉल। आप अगेन परमिशन ले रहे हैं किसी का फ़ोन यूज़ करने के लिए, तो परमिशन के लिए आप यूज़ करेंगे मेका। ठीक है, कैन इनफॉर्मल होता है और आप तो परमिशन ले रहे हैं, तो परमिशन के लिए इनफॉर्मल वर्ड्स यूज़ नहीं करते, हम कैन आई कम इन नहीं बोलते, हम मे आई कम इन बोलते हैं, यानी मोर पोलाइट वे, यानी कि पोलाइट वे में बोलते हैं एंड फॉर्मल वे में। सो इसलिए यहाँ पर भी यूज़ होगा मे आई यूज़ योर फ़ोन टू मेक अ क्विक कॉल, सो मे आई। सो आई होप स्टूडेंट 6 क्वेश्चन मॉडल वर्ब समझ आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, चूज अ preposition फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। आपको लिस्ट दी है बिटवीन, एट, फॉर एंड ऑन। ठीक है, आपको यहाँ से चूज करना है। आई मीट यू डैश द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, आई मीट यू एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। सो आपने किसी को लोकेशन बताई है, लोकेशन में हम यूज़ करते हैं एट द कॉर्नर। ठीक है, द मूवी इज़ बेस्ड डैश अ ट्रू स्टोरी, मूवी बेस्ड थी ट्रू स्टोरी पर, द मूवी इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। ही इज़ नोन डैश इज एक्सपर्टीज़ इन मैथमेटिक्स, तो वो अपने मैथमेटिक्स के एक्सपर्टीज़ के लिए नोन है, फेमस हैं। ही इज़ नोन फॉर हिज एक्सपर्टीज़ इन मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फॉर। द कॉफ़ी शॉप इज़ लोकेटेड डैश द बैंक इन द लाइब्रेरी, तो यहाँ पर लोकेशन बताइए दो चीज़ों के इन बिटवीन, कि बैंक एंड लाइब्रेरी के बीच में कॉफ़ी शॉप है, सो द कॉफ़ी शॉप इज़ लोकेटेड बिटवीन। ठीक है, तो बिटवीन में हमेशा दो के बीच की बात करते हैं, तो बैंक और लाइब्रेरी दो ही चीज़ें गिवन है, तो डी का ऑप्शन जो होगा करेक्ट आंसर वो है बिटवीन। बट देखो एट द कॉर्नर, अभी तो सेंटेंस में एट द कॉर्नर है, यानी डायरेक्शन दी है, किसी को आपने लोकेशन बताई है, तो इसको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू, इमेजेस के थ्रू समझेंगे। देखो कभी एग्ज़ाम में आपके एट द कॉर्नर भी आ सकता है और कभी इन द कॉर्नर भी आ सकता है, तो दोनों ही करेक्ट हैं। बट एट द कॉर्नर का कहाँ यूज़ है, देखो एट द कॉर्नर हमेशा यूज़ होगा किसी ओपन स्पेस के लिए। ठीक है, ओपन स्पेस हो यानी कोई लोकेशन हो, तो मेन जो की वर्ड है वो आप याद रखो, लोकेशन। आपने किसी को लोकेशन बताई है, देखो एक ये रोड यहाँ है, एक ये रोड यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है ये है एट द कॉर्नर। आपने किसी को बोला कि आप इस प्लेस पर, इस जगह पर आप किसी से मिलेंगे, तो ये डायरेक्शन जा रही है, मतलब ये के रोड है और एक ये रोड है। आपने किसी, जैसे यहाँ पर ये 2 पर्सन मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो जो करेक्ट आंसर था फर्स्ट का जो हमने पढ़ा था, आई मीट यू एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, तो यानी कि हमने उसे लोकेशन बताई थी कि इस जगह पर यहाँ पर मैं मिलूँगा। ठीक है, तो जब भी देखो लोकेशन गिवन होगी
यानी अराउंड द कॉर्नर, ठीक है, तो आपको यूज़ करना है एट द कॉर्नर, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका इन द कॉर्नर, जैसे इस इमेज में है इन द कॉर्नर में। देखो इन द कॉर्नर में ना हमेशा याद रखो क्लोज्ड स्पेस होगा। यहाँ तो रोड है, ओपन स्पेस, तो जब हम क्लोज्ड स्पेस की बात करते हैं यानी कि एक रूम की बात कर रहे हैं, ये रूम की दो वॉल्स हैं, वॉल की इस पोजीशन पर वो बच्चा खड़ा है, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ दिस बॉय इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ अ रूम, एट द कॉर्नर नहीं आएगा क्योंकि ये क्लोज्ड स्पेस है, तो वो इस कॉर्नर में खड़ा है, तो हम बोलेंगे इन द कॉर्नर ऑफ अ रूम, ठीक है। तो इन द कॉर्नर का यूज़ होगा प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, प्लेसमेंट के लिए यूज़ करना है, प्लेस बता दिया मैंने, एंड लोकेशन के लिए यूज़ करेंगे एट द कॉर्नर का, ठीक है। तो ये हो गया कॉर्नर ऑफ अ रूम जैसे, और ये हो गया किसी लोकेशन की बात मैंने करी है, या फिर एट द कॉर्नर ऑफ अ स्ट्रीट, ठीक है। आई होप आपको एट द कॉर्नर एंड इन द कॉर्नर में डिफरेंस समझ आ गए होंगे इमेजेस के थ्रू। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन में क्या है, पैसेज दिया है आपको जो कि एडिटेड नहीं है, आपको एरर फाइंड आउट करने हैं। एरर फाइंड आउट करने हैं इसका मतलब ये हो गया कि ये एरर डिटेक्शन वाला पैसेज है, आपको एरर डिटेक्ट करने हैं, ठीक है। और आपको इनकरेक्ट वर्ड भी लिखने हैं और उसको करेक्ट कर कर भी लिखना है, एंड डू एनी 3, आपको 3 करने हैं बट हम सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, सो ये है आपका 8th क्वेश्चन। Yesterday I was walking to the park and I seen a strange dog. It was following me for a while. ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस yesterday I was walking से पता चल रहा है कि ये जो पैसेज है वो हमारा सिंपल पास्ट में है। सिंपल पास्ट मतलब या पास्ट समझ लो कि ये पैसेज जो है वो पास्ट में है। तो अगर हमें इस पैसेज में कहीं पर भी प्रेजेंट वाला हेल्पिंग वर्ब या वर्ब दिखेगा तो हम उसे कट करके सबसे पहले हम उसे पास्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब हम रीड करते हैं इस पैसेज को अगेन। Yesterday I was walking to the park and I seen a strange dog. It was following me for a while. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एरर कहाँ पर है, यहाँ पर एरर है यहाँ पर आई सीन। देखो क्योंकि ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट में आप हमेशा यूज़ करते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और सीन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो सीन की जगह हम लिखेंगे सी की थर्ड सेकेंड फॉर्म क्या होती है, सॉ, ठीक है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट भी लिखना है सीन और उसको करेक्ट करके भी लिखना है सॉ, ठीक है। तो आई होप आपको फर्स्ट समझ आ गया होगा कि सीन की जगह लिखना है सॉ। देखो थर्ड फॉर्म हैड के साथ, हैव के साथ एंड हैज़ के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है पास्ट में, हैज़ हैव यूज़ होता है आपके प्रेजेंट में, बट इफ़ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर आप यूज़ करेंगे हैज़, एंड इफ़ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल देन यू हैव टू यूज़ हैव, आप यूज़ करेंगे हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज़ होगी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सीन की जगह यूज़ होगा सॉ। नेक्स्ट है देखो, आई स्टॉप टू सी इफ इट हैज़ अ कॉलर और एनी आइडेंटिफिकेशन बट देयर वॉज नथिंग, आई डिसाइडेड टू टेक द डॉग। अब देखो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो सी है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर टेक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर एरर दो जगह तो नहीं हो सकता। तो देखो आपने पढ़ा होगा अपने ग्रामर में कि जब भी इन्फिनेटिव होता है, टू हमारा इन्फिनेटिव है, ठीक है, तो इन्फिनेटिव के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। तो कभी भी पैसेज पास्ट में प्रेजेंट में हो, टू अगर आपको गिवन है ना टू, तो टू इन्फिनेटिव है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, आप उसको सेकंड नहीं बनाएंगे। तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू सी ये करेक्ट है, टू टेक ये भी करेक्ट है, तो ये गलत नहीं है, ठीक है। बट इस सेंटेंस को पास्ट बनाने के लिए आपने यूज़ किया है यहाँ पर पास्ट, आई स्टॉप्ड, तो ये आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के पास अपनी वर्ब है आई स्टॉप्ड। आई स्टॉप टू सी इफ इट हैज़ अ कॉलर और एनी आइडेंटिफिकेशन बट देयर वॉज नथिंग, आई डिसाइडेड, तो यहाँ पर भी पास्ट है, आई है सब्जेक्ट और यहाँ पर आपके पास वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की पास्ट फॉर्म है आई डिसाइडेड टू टेक द डॉग, ठीक है। तो अब एरर कहाँ पर है, एरर है आपका यहाँ पर, इट हैज़ अ कॉलर, अभी मैंने बताया हैज़ और हैव प्रेजेंट में होता है, तो हैज़ को रिप्लेस करके आपको यूज़ करना है हैड, ठीक है। नेक्स्ट इज टू टेक द डॉग होम एंड लुक फॉर इट्स ओनर, ऑन द वे होम द डॉग वॉज वेरी काम एंड ओबीडियंट, आई पोस्ट इट्स पिक्चर, आई पोस्टेड पिक्चर, देखो पोस्ट है
तो पोस्ट का पास्ट फॉर्म होता है पोस्टेड, ठीक है। ऑन सोशल मीडिया एंड विद इन अ फ्यू आवर्स इट्स ओनर कॉन्टैक्ट मी, कॉन्टैक्ट है तो इसको आप पास्ट बनाएंगे कॉन्टैक्टेड, ओके। दे वर सो ग्रेटफुल एंड आई हैड टेकन, देखो हैड है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये करेक्ट है। आई हैड टेकन केयर ऑफ देयर पेट, तो यहाँ पर तो कोई एरर नहीं है, आपको ये तो करना ही नहीं है, ए बी सी डी आपको सॉल्व करने हैं और इसमें से भी आपको एनी 3 करने थे, बट मैंने आपको सारे समझा दिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस तरीके से आपको एरर डिटेक्ट करने होते हैं। तो कभी भी टू इन्फिनेटिव हो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो चीज़ करेक्ट होती है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। और अगर पैसेज पास्ट में हो तो आपको प्रेजेंट वाली चीज़ों को भी पास्ट में बनाना होता है, ठीक है। ऑल राइट स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से आपका लिटरेचर स्टार्ट होता है, ग्रामर आपका कंप्लीट हो गया। लिटरेचर है 18 मार्क्स का, बट अब हम लिटरेचर में क्वेश्चन आंसर डिस्कस नहीं करेंगे, वो तो आप लोगों को आते होंगे। हम डिस्कस करेंगे सीन पैसेजेस और पोम के स्टेंजास, ठीक है। सो 9th क्वेश्चन, टिल ही सॉ द सी स्लोली राइज, तो ये आपका सुनामी चैप्टर से है। टिल ही सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म whirlpools. She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian Islands in 1946. Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. ठीक है, तो ये चैप्टर में से ही पैसेज लिया है, सीन पैसेज है एंड ईजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखो पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द सुनामी शोन इन द वीडियो हिट द हवाइन आइलैंड्स, 1946, ठीक है, ये तो करेक्ट है। पूरे पैसेज में ईयर आपको एक ही गिवन है, 1946, ईजी था, डायरेक्ट था। सेकेंड है, कंप्लीट द सेंटेंस, टिल इज रिकलेक्शन ऑफ द वीडियो हेल्प्ड हर रिकग्नाइज द साइंस ऑफ। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें जब उन्होंने अपने स्कूल में जोग्राफी के क्लास में उन्होंने देखा था कि किस तरीके से वीडियो में शो किया गया है कि सुनामी के क्या कॉजेज़ होते हैं, किस वजह से आती है, तो वो सारी चीज़ों से उन्होंने रिकग्नाइज़ किया कि ये सब किस चीज़ के साइन थे, वो थे सुनामी के, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सुनामी। सेकेंड का आंसर है यहाँ पे, फर्स्ट का आंसर है 1946। थर्ड इज फाइंड अ सिनोनिम फॉर द वर्ड फ्रॉथ फ्रॉम द पैसेज। देखो सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड, ठीक है। तो सिमिलर वर्ड फ्रॉथ, फ्रॉथ का मतलब होता है लेदर, ठीक है, LATHER, इसका मतलब होता है झाग बनना, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ड है फॉर्म, इसका मतलब भी लेदर ही होता है, फ्रॉथ ही होता है, ठीक है। तो फ्रॉथ का सिनोनिम है फॉर्म, ये है आपका थर्ड का आंसर, ठीक है। बट यहाँ पर आपको डू एनी टू, आपको सिर्फ 2 ही करने थे, तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है, देखो, रीड द स्टैंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सो आउट ऑफ 1 2 3 3 क्वेश्चन यू हैव टू डू 2, एनी 2, ठीक है। तो आपको 2 करने हैं, ओके। सो स्टैंजा रीड करते हैं। The sun glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. From henceforward that bargain stuck in child's play and made me a free man. ठीक है, तो ये आपका द लास्ट बार्गेन बाय रविंद्रनाथ टैगोर से स्टैंजा लिया है। तो वो पोम बहुत अच्छी पोम है, ठीक है, और आप लोगों ने रीड भी करी होगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द सन इन द पोम। तो फर्स्ट सेंटेंस में ये गिवन है, द सन ग्लिसन ऑन द सैंड, ग्लिसन का मतलब होता है स्पार्कल, चमकना। द सन ग्लिसन ऑन द सैंड, तो सन की रेज जब सैंड पर पड़ रही है तो सैंड जो है वो क्या हो रही है, ग्लिसन, चमक रही है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द सन इन द पोम, इट मेड द सैंड अपीयर्स ग्लिसनिंग, ठीक है, ग्लिसनिंग बी पार्ट जो है वो करेक्ट है। सेकेंड है, व्हाट वाज द चाइल्ड डूइंग इन द पोम। सो ये भी डायरेक्ट ही है, चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स, सो प्लेइंग विद शेल्स, सेकेंड का सी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द बार्गेन स्ट्रक विद द चाइल्ड, सो ये भी डायरेक्ट ही है। सो क्या आउटकम निकला,
ठीक है, तो वो आउटकम ये निकला कि दैट इट मेड हिम अ फ्री मैन, द स्पीकर बिकम अ फ्री मैन। जो स्पीकर थे वो क्या बन गए, स्पीकर जो थे वो एक फ्री मैन बन गए। ठीक है, तो इट मीन्स अगर आपने पोम पढ़ी होगी तो आपको पता होगा लास्ट बार्गेन में क्या क्या गिवन था, क्या डिस्क्राइब कर रही है ये पोम। दिस पोम डिस्क्राइब स्टोरी ऑफ अ स्पीकर या नरेटर या जो भी मैन है, पर्सन है, हु इज़ इन सर्च ऑफ अ जॉब। तो वो कैसी जॉब चाहते हैं, ही वॉन्ट्स अ जॉब इन विच ही कैन वर्क विदाउट लूजिंग हिज फ्रीडम। उनकी फ्रीडम उनके पास रहे। ठीक है, तो उनको बहुत सारे ऑफर्स मिले थे। एक पावरफुल रिच पर्सन मिला, ठीक है, एक पावर देने के लिए बिल्कुल रेडी था, एक ब्यूटी यानी स्माइल देने के लिए रेडी थी। ठीक है, बट ये सारी चीज़ों में उनको अपनी फ्रीडम नहीं दिख रही थी, वहाँ पर वो बाउंडेड थे। तो यहाँ पर उनको जो था उसका आउटकम ये निकला कि दैट इट मेड हिम अ फ्री मैन। तो फ्री मैन ये वाला ऑप्शन जो है बी, ये करेक्ट है, द स्पीकर बिकम अ फ्री मैन। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट आपको 10th क्वेश्चन भी इजीली समझ आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होंगे। एंड कुड हैव, वुड हैव, इन मॉडल वर्ब्स में भी कोई डाउट नहीं होंगे। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट हो गया है आपका। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर 2 सॉल्व करेंगे। अगेन उसके भी ग्रामेटिकल जो पार्ट है, अनसीन पैसेज जो हैं और लिटरेचर का जो सीन पैसेज है वो हम सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपके क्वेरीज़ को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।